नमस्कार। ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में अभी तक हम भाव, राशि, ग्रह, नक्षत्र आदि के विषय में जान चुके हैं। कौन सा ग्रह कब उच्च का और कब नीच का होता है ये भी आपको पिछली बार बताया जा चुका है। अब थोड़ा आगे चलते हुए फलित की तरफ देखेंगे कि किस प्रकार कौन से ग्रह की किस स्थिति से कौन से योग बनते हैं जो कुंडली में देखे जाते हैं। योग क्या होते हैं? योग को अगर हिंदी में देखोगे तो जोड़, कोई टोटल होना कहते हैं, कुल योग इतना हो गया, कुल जमा इतना हो गया। तो योग भी किसी ग्रह की किसी राशि, किसी भाव, किसी नक्षत्र से किसी स्थिति विशेष के अनुरूप जब उसका योग बनता है तब एक योग बनता है। अर्थात मान लीजिए कि सूर्य 12वें भाव में बैठा है, ये कौन सा योग है? या 3 ग्रह सारे भाव केवल 3 ही ग्रहों में बैठे हैं तो कौन सा योग है? उसके लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक ग्रह एक भाव। इसी प्रकार कोई ग्रह किसी राशि विशेष में हो तो भी योग बनते हैं। तो आज जो आपको योग पढ़ाएंगे, फलित की तरफ आगे चलते हुए गणित के कुछ एक पार्ट अभी छोड़ भी दिए हैं, लेकिन पहले फलित पे ध्यान देते हैं कि पंच महापुरुष योग। कौन से योग? पंच महापुरुष। हमारे कितने ग्रह हैं टोटल? 9 ग्रह। 9 ग्रह, ज्योतिष में 9 ग्रह हैं। लेकिन पंच महापुरुष योग से क्या पता चला कि पंच मतलब 5, महापुरुष योग यानी 5 ऐसे योग जो किसी जातक की कुंडली में यदि है, सामान्य अवस्था में यदि बात करें तो उस जातक को आप महान आत्मा की श्रेणी में रखोगे या उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से उच्च कोटि का मान लोगे कि उसके अंदर उस ग्रह से संबंधित गुण विशेष मात्रा में है। तो ये 5 योग बनेंगे। ग्रह कितने? 9। और हमने योग बताए पंच महापुरुष योग। ठीक, क्लियर यहां तक? अब 5 योग बनने हैं 9 ग्रहों के, तो राहु और केतु से ये योग नहीं बनेंगे, राहु और केतु कट गए। ठीक, अब कौन से ग्रह बचे? जो मुख्य 7 ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा से भी कोई योग नहीं बनेगा इनमें से, इन 5 ग्रहों से। तो कौन से ग्रह यूज होंगे हमारे? यदि हम सूर्य चंद्रमा काट दे, राहु केतु काट दे, तो आप दिन के वार यूज कर लो चाहे तो लगातार में। सूर्य चंद्रमा जोन सा भी वार आता है तो नक्षत्र आपको ग्रह पता ही है। फिर भी मंगल, क्लियर, बुध, बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र शनि, शुक्र और वार के अनुरूप ही शनि। कितने कितने ग्रह बने? 5। 1 2 3 4 5। पंच महापुरुष मतलब 5 योग बनने हैं तो 5 इन ग्रहों से बनेंगे। सूर्य चंद्रमा राहु केतु का इसमें कोई योगदान, कोई भूमिका नहीं होगी। कैसे बनेगा योग किसी भी कुंडली में? अभी तक आपने देखा था कि हर ग्रह मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ये सब 12 राशियों में 2-2 राशियों के स्वामी हैं, और 2 राशियां एक सूर्य एक चंद्रमा यानी कि 12 राशियां इस प्रकार विभाजित हुई। तो मंगल जब भी अपनी दोनों राशि यानी मंगल की जो 2 राशि हैं, कौन सी? 1 और 8 अर्थात मेष और वृश्चिक, बुध 3 और 6 अर्थात कन्या और मिथुन, बृहस्पति 9वीं राशि और 12वीं राशि अर्थात धनु और मीन, शुक्र की 2री और 7वीं राशि अर्थात वृषभ और तुला, और शनि की 10वीं और 11वीं यानी कि कुंभ और धनु मकर कुंभ, मकर और कुंभ। अब ये तो आपने देखा कि इनकी खुद की राशियां हैं, जिसे आप कहेंगे ज्योतिष की भाषा में स्वराशि। ये हुई इनकी खुद की राशियां जो हम पहले पढ़ चुके, स्वराशि अर्थात ऑन साइन। लेकिन ग्रहों की खुद राशियों के अलावा ग्रहों की एक स्थिति और होती है जिसे आप कहते हैं ग्रहों की उच्च और नीच की स्थिति। यानी किस राशि में जाकर ग्रह उच्च का फल देगा, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा फल देगा, और कौन से में भले ही वो किसी भी राशि में बैठा हो अच्छा नहीं माना जाएगा। यहां पर ये जो उच्च और नीच है ये सभी ग्रहों को लगेगा, इंक्लूडिंग राहु केतु। तो एक बार क्योंकि इस योग के लिए उच्च और नीच का देखना जरूरी है,
सबसे पहले हमारे ग्रह हैं सूर्य। क्लियर? सूर्य कौन सी राशि में उच्च के होंगे जो पिछली कक्षा में बताया था? मेष। मेष पहली राशि, ठीक है। अगर सूर्य मेष में उच्च के हो रहे हैं तो नीच के किस में होंगे? तुला। तुला। क्यों? क्योंकि सातवीं राशि, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा उससे सप्तम राशि उसकी नीच राशि हो जाएगी। ये मेष पहली राशि है तो पहली से काउंट करेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। सातवीं राशि तुला राशि। तो सूर्य की उच्च राशि मेष और नीच राशि तुला। क्लियर? जी। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा की उच्च राशि वृष। वृष। चंद्रमा की ओन साइन राशि जो है 4 नंबर कर्क है और सिंह की ओन साइन राशि है 5वीं नंबर सिंह। लेकिन अभी हम बात करें उच्च और नीच की। उच्च मतलब एक्सोल्टेशन साइन, जहां पर जाके एक्सोल्ट हो जाते हैं, कोई भी चीज प्रफुल्लित आनंदित होगी, अपना बेस्ट रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो चंद्रमा वृषभ राशि में यानी नंबर 2, और वृषभ अगर नंबर 2 है तो नंबर 2 से 7 काउंट करेंगे तो फिर 8वें नंबर की राशि आएगी वृश्चिक। वृश्चिक। यानी कि चंद्रमा के लिए वृश्चिक नीच राशि होगी। यदि चंद्रमा, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि ज्योतिष के आप पुस्तकों में भी पढ़ोगे और समझ में नहीं आएगी अगर यूज नहीं की तो। जैसे मैंने यहाँ स्वराशि लिखा, स्वराशि मतलब ओन साइन। यदि कोई भी पुस्तक पढ़ोगे वहां पे इस प्रकार की भाषा ही होगी, स्वराशि, भावेश, नक्षत्रेश, दशाशेष, महादशा, ऐसे करके। या जैसे कि ये कहेंगे चंद्रमा नीचस्थ है, इस कुंडली में चंद्रमा नीचस्थ भाव में है, तो नीचस्थ भाव समझ जाना कि चंद्रमा उस कुंडली में वृश्चिक राशि में है। ये किसी भी ग्रह के लिए हो सकता है, खाली चंद्रमा के लिए नहीं है। चंद्रमा की वृषभ और वृश्चिक। क्लियर? फिर हमारी आती है सूर्य चंद्र मंगल। मंगल हमारा उच्च का किस में होगा? मकर। मकर में, और नीच का होगा कर्क। क्यों? क्योंकि मकर से अगर 7वीं राशि गिनेंगे तो कर्क राशि हो जाएगी। क्लियर? सूर्य चंद्र मंगल। फिर आएगा बुध। बुध हमारा किस में होगा उच्च का? कन्या। कन्या, और कन्या बुध की ही राशि है, ये ध्यान रखना। बुध अपनी ही राशि में उच्च का होगा, ये ध्यान रखिएगा। और कन्या से छठी 7वीं राशि गिनेंगे तो मीन। मीन। तो बुध कन्या में उच्च का और मीन में नीच का। अब बुध के बाद कौन सा आया? गुरु। गुरु, बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज किसके उलट जाएंगे? मंगल के उलट। पेयर बनेगा, यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा। अगर एक भी याद है दूसरे का आंसर दे दोगे। कैसे? बृहस्पति किसके अगेंस्ट जाएंगे? मंगल के अगेंस्ट। तो बृहस्पति, मंगल कहां नीच का था? मंगल पहले बताओ कहां उच्च का था? मकर में। तो बृहस्पति कहां नीच के हो जाएंगे? मकर में। क्यों? मंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जाएंगे इस चार्ट के अंदर। तो अगर आपको खाली अगर मंगल भी याद है तो बृहस्पति बता दोगे, सेम आगे अगले प्लैनेट्स के लिए आएगा। तो बृहस्पति नीच के होंगे मकर में, और मकर से 7वीं राशि ऑफ कोर्स कर्क। कर्क। क्लियर? अब बृहस्पति के बाद कौन से? शुक्र। शुक्र उलट जाएंगे बुध के। तो बुध जहां उच्च का है शुक्र वहां जाके नीच के हो जाएंगे, और बुध जहां नीच का है शुक्र वहां जाकर उच्च के, अर्थात शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। शुक्र मीन राशि में उच्च के हो गए, और कन्या में क्योंकि बुध उच्च का है तो ये नीच के हो गए। क्लियर? पेयर बन गया। बुध को आपने कनेक्ट कर दिया शुक्र से, मंगल को कनेक्ट कर दिया बृहस्पति से। अब कौन सा आया? शनि। शनि। सूर्य और शनि का संबंध सबको पता ही है, पिता पुत्र का और आपस में जो भी। तो ये सूर्य और शनि के वाइस वर्षा हो जाएंगे। वाइस उल्टा कैसे हो जाएगा? अरे बिल्कुल रिपीट। शनि, सूर्य कहाँ उच्च के होते हैं? मेष में। मेष में। तो शनि कहाँ नीच के होंगे? शनि होंगे नीच के होंगे शनि मेष में, और तुला में होंगे उच्च के। उच्च के। क्यों? क्योंकि उसके उलट चलना है। तो सूर्य और शनि एक दूसरे के साथ पेयर बन गया, मंगल और बृहस्पति का एक पेयर बन गया, बुध और शुक्र का एक पेयर बन गया। चंद्रमा और सूर्य इंडिविजुअल हैं, इनके कोई पेयर नहीं है। अब आती है दूसरी, राहु और केतु। राहु केतु को अगर आपने देखा हो तो हमने नक्षत्रों में भी स्थान दिया था, और यहां पर ऊंच और नीच में भी ध्यान जाएगा। तो अगर इनमें भी आपको एक का पता है तो दूसरे का पता चल जाएगा। राहु किस में उच्च का होगा? मिथुन। और अगर मिथुन में उच्च का है तो 7वीं राशि कौन सी बनी? धनु। धनु। और अब तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि अगर धनु राशि
केतु की स्थिति क्या होगी? केतु किसमें उच्च का होगा? धनु में। क्योंकि इनका एक अलग पेयर चलेगा। तो धनु यहां पर आकर उच्च का, यानी कि केतु धनु राशि में उच्च का और मिथुन में नीच का हो जाएगा। क्लियर? क्या देखा? कोई भी योग जब पढ़ेंगे आगे तो हमेशा बात यह है कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन से भाव में, कौन सी राशि में। तो भाव राशि तो पता है, मूल त्रिकोण भी आएगा। एक राज ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि भी होती है, लेकिन वो जब मूल त्रिकोण का कोई योग आएगा तब बताएंगे, क्योंकि अभी बताया तो आप कॉपी में लिख के भूल जाओगे। ठीक है? अभी जैसे आज हमने इसलिए पढ़े हैं दोबारा कि पंच महापुरुष योग में उच्च और नीच का देखा जाएगा। सूर्य मेष में उच्च का, तुला में नीच का, चंद्रमा वृषभ में उच्च का, वृश्चिक में नीच का, मंगल मकर कर्क पेयर बन गया। ये सारे के सारे आपको पता है। ठीक है? अब ये जरूरी क्यों है? ग्रहों की उच्च और नीच स्थिति से क्या फर्क पड़ेगा कुंडली पे? ये वही फर्क पड़ेगा कि ग्रह कुंडली में है तो बहुत मजबूत। मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य, आपने देखा कि कुंडली में सूर्य बड़ा मजबूत है, लग्नेश है, तो लग्नेश तो हमेशा अच्छा काम करेगा, जातक के लिए फल देगा। दशांतर दशा जब आएगी, गोचर आएगी, प्रॉमिस है। लेकिन बैठा वो तुला राशि में है, यानी बहुत एनर्जेटिक आदमी, बहुत पॉजिटिव आदमी, एक गुणी आदमी, एक ताकतवर आदमी। आपने आईएएस आईपीएस तो बना दिया, लेकिन उसे फील्ड ड्यूटी नहीं देके कहीं दूर भेज दिया एकेडमी में, तो फिर वो अपने पूरे टैलेंट को यूज नहीं कर पाएगा। क्यों? उसकी जो असली जो नॉलेज की या स्किल्स की जो उसकी कैपेबिलिटीज को जो यूज किया जा सकता था वो फील्ड पे किया जा सकता था, लेकिन आपने उसको फील्ड से हटाकर कहीं दूर भेज दिया। तो उच्च और नीच को अगर एक आम भाषा में समझेंगे, इस प्रकार से समझेंगे। एक बच्चा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, नहीं है, लेकिन ड्राइंग अच्छी करता है, लेकिन आप उसे पीट पीट कर शाम को ट्यूशन पढ़ने भेज दो अलजेब्रा की। टैलेंट तो उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर उच्च का जहां पे था वहां की जगह आपने उसको ड्राइंग करने भेज दिया, तो फिर वहां पे क्या होगा? वो अपना पूरा रिजल्ट सही से नहीं दे पाएगा, बावजूद इसके उसमें योग्यता है। तो ग्रह मजबूत है, अच्छी जगह बैठे हैं, बात अलग है, लेकिन अच्छे भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी, लेकिन बैठे कौन सी राशि में है ये भी देखना जरूरी है किसी भी प्रकार के फलित के लिए। इसके बिना फलित किया हवाई फलित हो जाएगा कि पंचमेश का स्वामी है तो अच्छा ही होगा, लेकिन पंचमेश का स्वामी बैठा कहाँ पे है ये भी देखना जरूरी है। तो इसके दो पार्ट हुए। एक पहले पता होगा कि ग्रहों की उच्च और नीच राशि कौन सी होती है। इसे कैसे कहेंगे? शब्दावली में क्या शब्द नया जुड़ा? स्वराशि। एक जुड़ेगा उच्चस्थ, एक नीचस्थ। ये इसलिए जरूरी है कि जब कुंडली पढ़ोगे अपने आप ही को स्वाध्याय करोगे, खुद की किताब लेके आओगे बाजार से, चाहे सारावली लाओ, चाहे आप ज्योतिष रत्नाकर लाए, फल दीपिका लाए, व्रत पराशर होरा शास्त्र लाए, कोई भी ऐसी पुस्तक जो आधारभूत ग्रंथ है या कोई नए आधुनिक ज्योतिषियों की, वो इसी भाषा में बात करेंगे। उच्चस्थ का मतलब यदि हम कहें सूर्य उच्चस्थ है इस कुंडली में, यानी कि सूर्य मेष राशि में है। सूर्य नीचस्थ है तो सूर्य तुला राशि में। ये किसी भी ग्रह के लिए उच्चस्थ और नीचस्थ। एक आएगा शब्द आरोही और अवरोही। क्लियर? आरोही मतलब अपवर्ड्स, अवरोही डाउनवर्ड्स। इसका कैसे होगा? मान लीजिए सूर्य मीन राशि में, मीन राशि 12वीं राशि है, और मीन राशि से सूर्य मेष राशि की तरफ जा रहा है। हम क्या कहेंगे कुंडली में या गोचर में जैसे बात करेंगे तो, कि अगर सूर्य अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहा है 12वीं राशि से, तो क्या कहेंगे कि सूर्य आरोही क्रम में है, यानी चढ़ रहा है भलाई ऊपर। और मान लीजिए सूर्य कन्या राशि में है तो हम क्या कहेंगे? अवरोही है। क्यों? वो कन्या से फिर आगे तुला राशि में जाएगा जो उसकी नीच राशि है। तो उच्चस्थ, नीचस्थ, आरोही, अवरोही, स्वराशि, ये कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो आपको अगर अभी नहीं बताया तो आगे जब आप पुस्तक पढ़ोगे तो शायद समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। सीधा सीधा योग और फलित और टाइमिंग ऑफ इवेंट पे नहीं जा सकते, थोड़ा तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ठीक? तो अभी इसका एक पार्ट था। अब दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे वो कौन से योग थे जो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि से बनेंगे, और उसको जानने के लिए ये योग क्यों जाने गए। ठीक है?